तो स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू इंपोर्ट प्रोसीजर। हमने 5 पॉइंट्स कर लिए थे, अब हमने बात करनी थी 6th पॉइंट की, अरेंजमेंट एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स बाय एक्सपोर्टर। बेसिक मीनिंग हम लोग कर चुके हैं कि पहले एक्सपोर्टर ढूंढ लिया है, हमारे पास लाइसेंस आ चुका है, ठीक है, हमने जो है आगे ऑर्डर प्लेस किया है, वो सारी चीजें हमारी बेसिक हो चुकी हैं, करेंसी भी अरेंज हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट बात क्या करनी है, अरेंजमेंट एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स बाय एक्सपोर्टर। अब अरेंज करनी है वो गुड्स। अब बात किसकी कर रही हूँ, ध्यान से वो वर्ड रीड करिए, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ एक्सपोर्टर की। मैंने गुड्स मंगवाई हैं तो मैं इंपोर्टर हूँ, जिस पर्सन ने ये गुड्स भेजनी है वो एक्सपोर्टर है, मतलब मैं चाइना की बात कर रही हूँ। तो पहले जब भी आपने ये चीजें पढ़नी है, आपको ये चीज जरूर क्लियर होनी चाहिए कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर है कौन। तो अब ये पॉइंट में क्लियर हो गया मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, कि अरेंजमेंट करनी है, शिपमेंट। शिपमेंट क्या होता है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर करना, यहाँ तक भेजना। तो ये काम किसका है, चाइना का, क्योंकि मैंने पहले एग्जाम्पल में यही लिया था कि हम चाइना से गुड्स मंगवा रहे हैं। So, as soon as the exporter receives the letter of credit, as soon as exporter, हमने इससे जो पीछे वाला पॉइंट करा है वो बात करी थी लेटर ऑफ क्रेडिट की। लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे बैंक ने इशू करके दिया था चाइना को कि ये पर्सन जो है वो अपनी पेमेंट कर देगा इन केस ये डिफॉल्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं डिफॉल्ट करती हूँ तो मेरा पीएनबी बैंक पेमेंट करेगा। यहाँ तक बात हो गई थी। अब वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो गारंटी दी थी वो सर्टिफिकेट किसको दिया जाएगा, एक्सपोर्टर को, ताकि उसको पता चल जाए कि अब श्योरिटी है कि पेमेंट तो मिल ही जानी है। अब नेक्स्ट क्या है, एज सुन एज एक्सपोर्टर रिसीव्स द लेटर ऑफ क्रेडिट, कहते जैसे ही वो लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव करेगा, किससे, इंपोर्टर से। और इंपोर्टर कौन है यहाँ पे, मैं। ठीक है जी, दोबारा रीड करिए ताकि पॉइंट आप गलत ना इसको ट्रांसलेट करना। कहते जैसे ही एक्सपोर्टर रिसीव करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे से, वो साथ ही में अरेंज करेगा। क्या अरेंज करेगा, जो भी गुड्स मैंने मेंशन करी थी इंडेंट में। इंडेंट क्या था, ऑर्डर, जिसमें मैंने ये लिखा था कि मुझे कौन सी गुड्स चाहिए, किस प्राइस के ऊपर चाहिए, ये सारा कुछ मेंशन किया था ना। और वो गुड्स को क्या करेगा, अरेंज करेगा। वो याद रखेगा कि मैंने और कौन कौन सी चीजें मेंशन करी थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, हर एस्पेक्ट से वो मेरी गुड्स रेडी होनी चाहिए। तो कहते हैं जैसे ही गुड्स रेडी होती हैं, एक्सपोर्टर अपॉइंट्स अ फॉरवर्डिंग एजेंट। प्लीज इसको इनसर्कल कर लीजिए अपनी बुक्स में, इस तरीके से इसको इनसर्कल कर लो, फॉरवर्डिंग एजेंट, क्योंकि फॉरवर्डिंग एजेंट एक्सपोर्टर अपॉइंट करता है, हम क्लियरिंग एजेंट अपॉइंट करेंगे। हम कौन है, इंपोर्टर। सो इन वर्ड्स का प्लीज ध्यान रखिएगा। फॉरवर्डिंग आप नाम से पता कर लो, फॉरवर्ड का मतलब क्या है, जिसने गुड्स आगे भेजनी है। अब एक्सपोर्टर जो है चाइना में, जो सेलर बैठा है, वो खुद तो गुड्स भेजेगा नहीं, वो फिर क्या करेगा, वो एक फॉरवर्डिंग एजेंट अपॉइंट करेगा जो आगे फर्दर प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करेगा। अब आगे लिखा है फॉरवर्डिंग एजेंट क्या है, फॉरवर्डिंग एजेंट अरेंज करता है गुड्स की शिपमेंट, ठीक है, कि उसने गुड्स आगे क्या करनी है, भेजनी है। बेसिकली दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आते हैं, एक आता है बिल ऑफ लेडिंग और दूसरा आता है मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी टू दी एक्सपोर्टर। सो ये दो गुड्स जो हैं, सॉरी दो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सपोर्टर को वो देगा। आफ्टर रिसीविंग दीज टू डॉक्यूमेंट्स, एक्सपोर्टर प्रिपेयर इनवॉइस एंड राइट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ध्यान से बात सुनिए, या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि जब आपने ये पॉइंट लिखना है, आप सीधा लिख दो कि आपने जैसे ही आपके पास मतलब आपको लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाता है, साथ ही में आप गुड्स को अरेंज करो और गुड्स की आप लोगों ने क्या करनी है, शिपमेंट करनी है। इतना क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद कहते हैं साथ ही में एक्सपोर्टर क्या कर देगा, फॉरवर्डिंग एजेंट अपॉइंट कर देगा। वो फॉरवर्डिंग एजेंट बाकी सारे जो प्रोसीडिंग है उनको कंटिन्यू करेगा। फॉर एग्जांपल कि कैसे गुड्स को शिप करना है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करेगा। तो यहाँ तक ये सारी लाइन लिख के ना आप लोग यहीं पे पॉइंट को खत्म कर सकते हो। अगर आपने डिटेल में लिखना है तो ये मैं उन बच्चों के लिए करा रही हूँ जिन बच्चों ने सिर्फ ये पॉइंट ही लिखना था, मैंने उनको बता दिया कि वो क्या लिखें। अगर किसी ने डिटेल में बताना है तो वो ये लिखेगा कि फॉरवर्डिंग एजेंट आगे दो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा, बिल ऑफ लेडिंग और मेरीन इंश्योरेंस, और उसने चाइना को दे दिया। अब जो चाइना वाले हैं, जो वहां का सेलर है, वो दो और जो है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, कौन से, इनवॉइस एंड राइट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जिसके ऊपर प्राइस लिखा होता है कि आपने ये पैसा कितने महीने बाद हम लोगों को रीपे करना है।
सो ये हमारा हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर दिया है कि डॉक्यूमेंट भी लिख दिए, जो जो करना था हमने कर दिया। आफ्टर रिसीविंग दीज टू डॉक्यूमेंट्स, एक्सपोर्टर जो है उसने ये दोनों चीजें प्रिपेयर कर ली। इन दिस मैनर ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सच एज बिल ऑफ लेडिंग, मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, इनवॉइस, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये प्रिपेयर हो जाएंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप लोगों ने एक्सपोर्टर को सेंड कर देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट प्रोसीडिंग जो है वो अपनी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? लास्ट में एक लाइन बच्चे जरूर आप ऐड कर देना, ये वाली लाइन यहाँ पे, दीज डॉक्यूमेंट्स आर सेंट थ्रू बैंक ओनली। कौन से 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, दोबारा से अंडरलाइन कर लीजिए, बिल ऑफ लेडिंग, मेरीन इंश्योरेंस, इनवॉइस और बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहते हैं आप लोग जो है बैंक के थ्रू जो है सेंड करोगे, ओनली इफ, आगे कंडीशन लगा दी है, ओनली इफ देयर इज सम टर्म रिलेटेड टू पेमेंट। अगर तो पेमेंट के रिलेटेड कोई टर्म है, फॉर एग्जाम्पल चाइना वालों ने कहा कि जब तक ये पर्सन पेमेंट नहीं करेगा इसको ये सामान नहीं देना, कंडीशन लगा दी ना। क्या कंडीशन लगाई कि जब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगी आप लोग मुझे सामान नहीं पकड़ाओगे। फिर कहते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है तो ये डॉक्यूमेंट्स बैंक के थ्रू जाएंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप उसको सामान भेज दो, वो जब मर्जी पेमेंट करे, तो कहते फिर आप डायरेक्टली इंपोर्टर को वो सामान भेजोगे, ठीक है। दोबारा से लास्ट लाइन को रीड करिए, क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट्स आप बैंक में सेंड करोगे कब, अगर कोई कंडीशन है। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो आप डायरेक्टली किसको भेजने वाले हो सामान, इंपोर्टर को, ठीक है जी। अब आप लोगों को मैंने बता दिया कि इसको पॉइंट को कट शॉर्ट कैसे करना है। आप लोगों ने, आपने जस्ट ये बताना है कि जो फॉरवर्डिंग एजेंट है वो 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है और वो एक्सपोर्टर को भेज देता है। यहाँ तक हो गया। और फिर उसके बाद एक्सपोर्टर जो है वो 2 डॉक्यूमेंट फिर से प्रिपेयर करता है और वो किसको आगे कर देता है, नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफर कर देता है। तो टोटल आपके कितने डॉक्यूमेंट हो गए, फिर 4 डॉक्यूमेंट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। इससे शॉर्ट ये पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। डिटेल में नहीं बताना तो आप इतना तो एटलीस्ट बता सकते हो कि ये 4 डॉक्यूमेंट हैं, ये 4 डॉक्यूमेंट जो हैं वो भेजने पड़ेंगे। वो बैंक को तब भेजोगे अगर कोई कंडीशन नहीं है, आप सीधा गुड्स जो है अदरवाइज एक्सपोर्टर को इंपोर्टर को भेज दोगे। चलो अब आगे करते हैं। आगे इन्होंने कौन सी हमारे साथ बात करी है, ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कार लेने गई, कार मेरे नाम के ऊपर थी, ठीक है। जो उसके पेपर बनाए वो उसके ऊपर मेरा नाम लिख दिया उन्होंने, तो वो कार मेरे नाम के ऊपर हो गई ना। तो इसका मतलब उसके डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, वो उसकी ऑनरशिप किसके पास है, मेरे पास। अब जो गुड्स भेजी हैं, अब वो गुड्स आपने अपने नाम के ऊपर भेजी हैं या वो मेरे नाम के ऊपर है, उसका ऑनर कौन है, उसका मालिक कौन है, वो कैसे पता चलेगा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के ऊपर। मान लो उसने मुझे वहां से कोई सामान भेजा पर वो गुड्स उसके नाम के ऊपर है, तो इसका मतलब मेरी तो फिर उधार ही हुआ ना, उसने तो वैसे ही मुझे रेंट पे दी है, काइंड ऑफ ये भी हो सकता है। तो कहते अगर आपको गुड्स भेजी हैं तो उसका टाइटल, उसका ऑनरशिप, उसके पेपर वो आपके नाम के ऊपर होनी चाहिए। सो ये वहां पे बात कर रहे हैं ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब टाइटल जो लेना है आपने, उसका नाम लेना है, वो आपके नाम के ऊपर गुड्स होनी चाहिए। ये कैसे होएगा, अब ये पढ़ते हैं। There are 2 ways of sending all the documents related with the goods to importer. अब क्या लिखा है, 2 तरीके हैं। वही बात जो मैंने आपको ये अभी क्लियर करी है ना, ये सेम वही बात को रिपीट करने वाले हैं। 2 तरीके हैं। 2 तरीकों में हमने कौन सा तरीका करा था, अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है तो कहते सीधा गुड्स इंपोर्टर को भेज दो, फिर मुझे भेजनी है। अगर कंडीशन है कि जब तक ये पेमेंट नहीं करता या जब तक ये वाले चार्जेस नहीं पे करेगा, जब तक ये कोई पर्सन नहीं अपॉइंट करेगा, हम इसको नहीं ट्रांसफर करेंगे, कोई ऐसी कंडीशन है तो उस केस में गुड्स मुझे नहीं भेजी जाएंगी, वो किसको भेजी जाएंगी, बैंक को। अब इसका भी मैं रीजन बताती हूँ कि जैसे मैं चाइना की बात कर रही हूँ, चाइना ने बैंक को गुड्स इसलिए भेजी कि कल को, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं इसको पेमेंट ना करूं, मान लो इसने डायरेक्टली मुझे गुड्स भेज दिया और मैंने उसको पेमेंट नहीं करी, मुझे तो गुड्स मिल गई ना, मैं तो भाग जाऊंगी गुड्स लेके, ये चाइना का नुकसान हो जाएगा। अब चाइना नुकसान नहीं देख सकता, वो क्या कहता है कि अगर कोई कंडीशन है तो गुड्स कहाँ पे जाएंगी, या कोई जो भी सामान मंगाया है बैंक के पास जाएगा, ताकि बैंक तो डिफॉल्ट करेगा नहीं, क्योंकि बैंक ने मेरे बिहाफ के ऊपर क्या लिख के दिया है, लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक कहता है कि अगर कल को मैं पैसा ना दूं
ठीक है, मैं पैसा ना दूं तो चाइना को तो पेमेंट मिल जाएगी ना, क्योंकि बैंक ने उसको क्या दी थी, लेटर ऑफ क्रेडिट से गारंटी दी थी। इसलिए उन्होंने ये बार बार बात लिखी है कि अगर कोई कंडीशन है तो गुड्स कहाँ पे जाएंगी, बैंक के पास, ना कि बैंक पहले उस कंडीशन को फुलफिल करे फिर हमें गुड्स को ट्रांसफर करे। ठीक है, अब मैं दोबारा से ये लाइन रीड करने वाली हूँ। दो तरीके बताए थे उन्होंने। पहला तरीका क्या है, इफ देयर इज नो टर्म और कंडीशन रिलेटेड विद द पेमेंट देन डॉक्यूमेंट्स किसको भेजे जाएंगे, डायरेक्टली टू द इंपोर्टर। दूसरा तरीका क्या था, अगर देर आर सम टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड विद द पेमेंट देन डॉक्यूमेंट किसको सेंड किए जाएंगे, बैंक को। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक तो आप अगर सिंपल सा पॉइंट लिखना चाहते हो तो यहाँ तक आपके पॉइंट की क्लैरिटी हो रही है, आप यहीं तक लिख सकते हो। जो बच्चे थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हैं ये उनके लिए है। अब उन्होंने क्या करना है, एज सुन एज इंपोर्टर गेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल ऑफ डॉक्यूमेंट इन द बैंक। अब मान लो कि जो चाइना है, चाइना ने गुड्स किसको भेजी है, पहले बैंक को। वो गुड्स मेरे पास नहीं आई हैं, किसके पास आई हैं, बैंक के पास। तो अब उसके लिए कंडीशन है, अब उसके लिए कंडीशन क्या है, जैसे ही कहते हैं इंपोर्टर को इंफॉर्मेशन मिलेगी कि डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक में अराइव हो चुका है या वहां पे वो मतलब पहुंच गया है, वो अरेंज करेगा रिसीविंग द डॉक्यूमेंट की, वो अरेंजमेंट करेगा, वो पेमेंट के लिए अरेंज करेगा, वो गुड्स को जैसे भी लेके आना है उनके लिए अरेंजमेंट प्रॉपर करेगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर गुड्स बैंक में गई हैं तो इंपोर्टर को जैसे ही इंफॉर्मेशन, मुझे जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं क्या करूंगी, अरेंज ही करूंगी ना चीजें कि मैं सामान कैसे लेके आऊं, पेमेंट कैसे करूं। यहाँ तक वो लाइन क्लियर है। अब नेक्स्ट, देर आर टू मोड्स, देर आर टू मेथड्स ऑफ मेकिंग पेमेंट। कौन कौन से दो मेथड्स हैं, कैश पेमेंट कर सकती हूँ या फिर मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट्स इट। यहाँ तक, बाकी चाहे रहने देना, बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक। अब मान लो कि गुड्स बैंक के पास गई थी, ये मैं क्योंकि वही वाला कंप्लीट सेकंड मेथड से ही कंप्लीट कर रही हूँ, यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ कि अगर गुड्स बैंक के पास गई हैं, मुझे जैसे ही इंटीमेशन मिलेगी मैं अरेंजमेंट करूंगी पैसे का और मैं बैंक के पास जाऊंगी। तो वहां पे जाके मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं डायरेक्टली कैश में पेमेंट कर दूं और सामान उठा लूं, या फिर मैं एक्सेप्ट कर लूं। क्या एक्सेप्ट करूं, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आप लोग बिल एक्सेप्ट कर रहे हो, पेमेंट आप महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद पेमेंट करोगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया। सो ये हमारा बेसिक था ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब यहाँ पे और भी इनकी ऑप्शंस आती हैं, बट हमारे लिए बेसिक इतना जरूरी था जो हम लोगों ने अभी कर लिया है। अब इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड जो है पेज वो शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट हमारा मेथड है आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। हम लोगों ने ये बात करी थी कि पेमेंट कैसे करनी है या क्या है जो भी है। फॉरवर्डिंग एजेंट हमारा हो चुका है, दोबारा बता रही हूँ, फॉरवर्डिंग एजेंट कौन अपॉइंट करता है, मैंने आपको बताया था, याद रखना, एक्सपोर्टर। चाइना ने फॉरवर्ड करनी थी गुड्स तो उन्होंने अपॉइंट किया था फॉरवर्डिंग एजेंट, जिसने 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे। कौन कौन से थे, बिल ऑफ लीडिंग और दूसरा कौन सा था, मैरीन इंश्योरेंस। ठीक है, बट टोटल हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 4। उसमें 2 और कौन कौन से थे, एक था बिल ऑफ एक्सचेंज और एक था हमारे पास इनवॉइस। ये 4 डॉक्यूमेंट हो गए थे और उसके बाद हमारी गुड्स जो थी या जो डॉक्यूमेंट्स के साथ वो सारा सामान आगे बैंक में भेज दिया गया। ठीक है, अगर कोई पेमेंट नहीं थी तो डायरेक्टली मुझे ही मिलेगा वो। अब नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट। मैंने तभी बताया था क्लियरिंग एजेंट कौन अपॉइंट करेगा, मैं अपॉइंट करूंगी। मैं कौन हूं यहाँ पे, इंपोर्टर। तो इंपोर्टर अपॉइंट करता है क्लियरिंग एजेंट। क्लियरिंग एजेंट का मतलब ही क्या है कि ट्रांजैक्शन को क्लियर कर दो, जो इतनी देर से हम लोग ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं अब इनको क्लियर करना है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं हर बार बोल रही हूँ आप लोगों को, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपने पर्टिकुलर ये 4 लाइनें ही लिखनी है। आपको जो समझ में आता है अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो, चाहे वो फिर 3 लाइनों में ही आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाए। ध्यान से सुनिए, आफ्टर रिसीविंग ऑल द कंसर्न डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के बाद द इंपोर्टर अरेंज फॉर टेकिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे वो बैंक के पास गया था इंपोर्टर, अब कहते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स ये लेने देने के बाद वो क्या कर सकता है, डिलीवरी के लिए अरेंज कर सकता है। द इंपोर्टर इफ ही वांट्स कैन अरेंज फॉर टेकिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय हिमसेल्फ। कहते हैं या तो वो क्या करे, गुड्स खुद ही अरेंज कर ले,
खुद ही जाए, खुद ही ले ले, खुद ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर कर दे। बट अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट इज मोर एप्रोप्रिएट, क्योंकि क्लियरिंग एजेंट का काम ही क्या है कि जो बाहर से गुड्स आई हैं जिस तरीके से भी डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके लेनी है तो उसको ज्यादा पता है। ले तो मैं भी सकती हूँ डायरेक्टली जाके, बट कहते आप अगर क्लियरिंग एजेंट को अपॉइंट कर रहे हो आप, मतलब अगर इम्पोर्टर जो भी हमारा है यहाँ पे, अगर वो ये चीजों को अरेंज करता है तो कहते हैं वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो अपने काम में स्पेशलिस्ट है। तो यहाँ पे कहते हैं आप उसको सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर सकते हो, वो आपके बिहाफ के ऊपर डिलीवरी लेगा। चलो सब कुछ हो गया, हम बैंक में पेमेंट जो भी था चक्कर वगैरह हमने वो कर लिया, जो क्लियरिंग एजेंट था उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे अपॉइंट कर दिया। अब नेक्स्ट आता है क्लियरिंग ऑफ गुड्स। एट दिस स्टेज क्लियरिंग एजेंट क्लियर द गुड्स बाय फुलफिलिंग द फॉलोइंग फॉर्मेलिटीज। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे पॉइंट्स आने हैं कौन कौन सी, जैसे कस्टम ड्यूटी, डॉक ड्यूज, जो भी आप लोग अगर शिप के थ्रू आपका सामान आता है ना तो आपको डॉक ड्यूज देने पड़ते हैं, ठीक है। इंडोर्समेंट ऑफ फॉर डिलीवरी, की अगर आप गुड्स खुद नहीं रिसीव करना चाहते बट आपने इंडोर्स किया है दैट आपके भी हाफ के ऊपर कोई और पर्सन डिलीवरी लेगा, तो वहां पे देन एक्चुअल में आप डिलीवरी ले सकते हो। एंड देन लास्ट में सेल ऑफ गुड्स बिफोर टेकिंग डिलीवरी। अब इसका मतलब क्या है, ये मैं पॉइंट आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सेल ऑफ गुड्स बिफोर टेकिंग डिलीवरी, मान लो आपने कोई गुड्स मंगवाई हैं, आप यहाँ पे चाहे जिसके लिए भी गुड्स मंगवाई हैं, पर आप चाहते हो कि आपने वो डायरेक्टली किसी और को बेचनी है गुड्स, तो कहते फिर आप क्या करोगे कि अगर आपने किसी और को गुड्स बेचनी है तो आप उस पर्सन को बोलो कि डायरेक्टली वहां से जाके गुड्स को उठा ले। बैंक में कहीं पे भी वो आई हैं, आपकी गुड्स आई हैं, या क्लियरिंग एजेंट वो आपको नहीं देगा गुड्स, वहां पे पहुंच गई, वहां पे ट्रांजैक्शन सेटल, वहीं से आप जिसको देनी है वहीं से भेज दोगे। सो बिफोर टेकिंग डिलीवरी, डिलीवरी लेने से पहले ही आपने उन गुड्स को क्या कर दिया, बेच दिया। सो ये पॉइंट्स हैं, आप लोग देख लेना। और आगे है कीपिंग गुड्स इन बॉन्डेड वेयर हाउस। अब इतने गुड्स लेके आए हैं, इमीडिएटली सारी गुड्स तो हमारी यूज होनी जानी, जो भी आपने सामान मंगाया होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको वेयर हाउस में रखना पड़ेगा। देन लोडिंग ऑफ गुड्स, लोडिंग ऑफ गुड्स जैसे आप रेलवे वगैरह से गुड्स लेके आते हो ना, तो लोड करनी पड़ती हैं, अनलोड करनी पड़ती हैं, सो उसके लिए ये सारे चार्जेस वगैरह होते हैं। सो इसलिए बोला क्योंकि क्लियरिंग एजेंट ऐसा हम लोग इतना डिटेल में नहीं करेंगे, तो ये फंक्शंस थे क्लियरिंग एजेंट के। तो क्लियरिंग एजेंट को ये सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ये सारा काम करना पड़ता है। आप इसके लिए चाहे इसके पॉइंट से लिख देना, चाहे इसका डायग्राम बना देना, वो इनफ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जिसको मैं कहूंगी टेकिंग डिलीवरी फ्रॉम रेलवे और ट्रांसपोर्ट, कि आप अगर डिलीवरी लेने वाले हो, आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लियरिंग एजेंट द इम्पोर्टर मेक्स अरेंजमेंट फ्रॉम फॉर टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स आइदर फ्रॉम द रेलवे और फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी। की जैसे ही क्लियरिंग एजेंट ने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने क्लियरिंग एजेंट को दे दिए थे, उसके बाद उसने मुझे इंटीमेट कर दिया कि गुड्स दे आर रेडी, कि आप लोग उनको उठा के लेके जा सकते हो, तो मैं अरेंज करूंगी उसके लिए। अब डिलीवरी कैन बी टेकन आइदर बाय हिम और बाय एजेंट और क्लियरिंग एजेंट, कोई भी इसकी डिलीवरी ले सकता है, क्योंकि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वो उसकी डिलीवरी ले सकता है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि मुझे ही जाना पड़ेगा। चलो डिलीवरी भी हो गई। अब लास्ट में लिखा है ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अगर तो कहते हैं गुड्स आप लोगों की आपके पर्टिकुलर टाउन में, ठीक है, लोकल सॉरी जहाँ पे भी आपने पहुंचे हैं, जलंधर में मंगवाई थी तो पहुंच गई हैं गुड्स, तो अब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ चार्जेस आपके ऊपर इम्पोज करती है। उन चार्जेस को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोजेस अ टैक्स ऑन द गुड्स व्हिच इज कॉल्ड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। सम गुड्स आर एग्जेम्प्ट, कुछ गुड्स के ऊपर नहीं लगती, कुछ गुड्स के ऊपर लगती हैं। सो ये तो देखना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी ऑफ गुड्स कौन सी हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको लास्ट ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको जो भी आपने सामान मंगाया है उन गुड्स की डिलीवरी हो जाएगी सिंपली। ठीक है, सो यहाँ तक हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है। हमारा टॉपिक था इम्पोर्ट प्रोसीजर।